वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इस बीच अगर निफ्टी को देखें आप, निफ्टी डेढ़ों के आसपास कामकाज कर रहा है। एक का एक गिरावट आई है। 25,641 का एक बार फिर स्तर देखने को मिल रहा है और ये आई गेस इट्स इट्स बिलो इट्स 100-day मूविंग एवरेज नाउ। जो एक दिक्कत की बात हो सकती है, आज एक्सपायरी है तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मार्केट्स वोलेटाइल रहने वाले हैं। और आप जो गिरावट आई है उसको देख लेते हैं कि अगर निफ्टी में गिरने वाले शेयर्स जो है वो कौन से हैं। आज लूजर्स में ट्रेंट, एल&टी, इंडिगो, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस में जो है वो करीबन 2% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। ट्रेंट और एल&टी जिसकी हम चर्चा 12 बजे के शो में भी कर चुके हैं, एल&टी में यहाँ पे करीबन अब 3.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दो दिग्गज शेयर जहाँ पे शार्प डाउन टर्न इस समय देखने को मिल रहा है। बढ़ने वाले स्टॉक्स में ओएनजीसी, इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जो है वो शामिल है। आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह। ही इज़ चीफ रिसर्च ऑफिसर एट मास्टर ट्रस्ट। रवि सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों की गतिविधि देखते हुए क्या लगता है आपको मार्केट में? कन्विक्शन कल थोड़ा लग रहा था कि वापस आया है, कुछ सहारा मिला था, लेकिन आज तो फिर एक बार नीचे की तरफ बाजार का रुख देखने को मिल रहा है। देखिए मैम, ये उतार और चढ़ाव तो अब काफी हद तक आपको दिखाई देगा। और उसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पर अब बजट एक्सपेक्टेशन को लेकर के मार्केट पे मोमेंटम शुरू हो गया है। दूसरी तरफ है कि निफ्टी, देखिए जो वोलेटिलिटी है वो निफ्टी में हाई इसलिए भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, क्या एक्सपेक्टेशन है, और जी। उस हिसाब से ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। इस समय अगर देखें तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जियो पॉलिटिकल टेंशन को लेकर काफी करेक्ट। इंक्रीमेंट देखने को मिला है। साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस वोलेटिलिटी रही है, गोल्ड के प्राइसेस बहुत हार्ड साइड पे देखने को मिले। उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इक्विटी में नेगेटिव थोड़ा देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसा मौका है जहां पर कि निफ्टी पे अगर कोई डिप आता है तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो डिप आपको मिल रहे हैं, जब हम बजट की बात कर रहे होंगे तो 26,000 के पार ही मार्केट दिखाई देगा। ओके, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। यहाँ पे कुछ कन्विक्शन रवि सर दे रहे हैं कि बजट से पहले और उसके बाद जो है हमको अच्छे लेवल्स जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वन रीजन रवि सर जो आपको लगता है कि बाजारों को यहाँ से वापस ऊंचाई की तरफ ले जाएगा, एक ऐसा ट्रिगर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो बजट एक्सपेक्टेशन है उस पे एलोकेशन थोड़े बढ़कर हो गए, चाहे वो डिफेंस काउंटर से हो, चाहे रेलवे काउंटर से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पॉलिसीज हो, या फिर सब्सिडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं। तो अक्रॉस द जो इंडियन इकोनॉमी में अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इस बार सरकार का बजट का मोटिव जो होगा वो होगा वापस से ग्रोथ ओरिएंटेड। और ग्रोथ ओरिएंटेड की जब बात करेंगे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो कंपनियों पर, स्टॉक मार्केट पर, सेक्टर पर वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ एक पॉइंट नहीं, बहुत से पॉइंट्स हैं अगर आप उनको फाइंड आउट करें। दूसरा, इस समय अर्निंग के हिसाब से भी देखें तो अब अर्निंग एक्सपेक्टेशन यहां पर लास्ट के हिसाब से देखें तो आप अच्छी सिचुएशन पर है। मार्केट पे लेवल्स की बात करें तो मार्केट 25,000 के ऊपर है और इस समय ऐसी जगह पर है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप ऑलरेडी कंसोलिडेट करके एक करेक्शन देखने के बाद अब वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकते हैं। एफआईआईस का इन्फ्लो उस पर डिपेंड करेगा। तो कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, इसी को अगर मैं बाहर से कंपैरिजन करूं, आपने बिल्कुल सही आप समझेंगे क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो रहा है, जी। यूरोजोन की हालत खराब हो रही है, यूएस की पॉलिसीज ऐसी हो रही है। तो आप ये भी देखिए कि वहां पर जो निगेटिव संकेत है वो भारत को फायदा देंगे। पहला, कल जिस तरीके से यूएस के स्टेटमेंट आए हैं जी। और उसके बाद से आपने देखा होगा मार्केट में बूस्ट भी मिला। तो जी। कहीं ना कहीं से ये बूस्ट की डोज जो है वो आपको बार बार मार्केट पे देखने को मिलेगी। जी, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं और पहला सवाल जो है वो रवि सिंह की तरफ से ही है। आई डोंट नो कि आपका फेक अकाउंट तो नहीं किसी ने बनाया है, पर उनका नाम भी रवि सिंह है। एनबीसीसी के शेयर है उनके पास, 108 के स्तर पे लिए हैं, 1000 शेयर है। और सेजिलिटी इंडिया के 51 के स्तर पे 600 शेयर्स है। दोनों में क्या करना चाहिए, आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए मैम, जो आपने फेक अकाउंट की बात की थी, आपको मैं बताऊं कि फेसबुक पर, ट्विटर पर, इन सब पे बहुत ज्यादा फेक अकाउंट है। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक ही अकाउंट हैंडल करता हूं। मैं ट्विटर पर पहली बात नहीं हूं, सबको बता देता हूं। और
जितने भी आपके पास आ रहे हैं फेसबुक से अदर अदर अकाउंट, वो सब फेक है, तो प्लीज उनसे बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक है। दूसरा, बहुत से लोग आईडी बनाते होंगे, लेकिन बट ठीक है, किसी का फायदा हो तो अच्छी बात है। और अभी आपके दोनों स्टॉक्स यहाँ पर एवरेज करने की सिचुएशन पर है। ओके। एनबीसीसी की बात करें तो 100 रुपए के आसपास इसको एवरेज किया जा सकता है। सेजिलिटी इंडिया को देखते हैं तो इसको भी अभी होल्ड रखना चाहिए। कम से कम 5-7 रुपए का अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। 48 के सपोर्ट से यहाँ पर एवरेज करिए, अगर आपके पास है तो भी आप सही टाइम पर थोड़ा क्वांटिटी को इंक्रीज करिए, उसका भी फायदा मिलेगा। ओके, अगला सवाल जो है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पे। आज इस स्टॉक में करीबन 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम पिछले 2 सेशन से देख रहे हैं। इस स्टॉक पे वो पूछते हैं कि क्या इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है, क्योंकि अब एनएससी का आईपीओ आने वाला है। देखिए, मोतीलाल ओसवाल वैसे देखा जाए तो स्टॉक तो अच्छा एक मोमेंटम है, लेकिन सिर्फ आईपीओ के बेसिस पे मोतीलाल से क्या रिलेशन है, इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखे तो मोतीलाल ओसवाल के आईपीओ में काफी अच्छा दम था, और उसके बाद से इस पे स्टॉक पे अच्छा खासा ट्रैक्शन भी देखने को मिला। इन लेवल्स पर अगर खरीद रहे हैं तो 800 के स्टॉप लॉस से खरीदें। टारगेट की बात करें तो 870 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। अगला सवाल जो है वो आरती जैन का है। वो पूछती है, सर मैं बहुत टेंस हूँ रिलेटेड टू BHEL। आई कैन होल्ड टिल बजट, माई प्राइस इज 300 रुपीज, व्हाट कैन बी द टारगेट ऑफ द स्टॉक। बहुत तेजी से गिर रहा है सर, मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा मैम, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि ये एक ऐसा प्राइस है जो 260 264 चल रहा है, जिसमें कि आपने 300 का खरीदा है ना, तो कोई और स्टॉक खरीदने की मत सोचिएगा। और इन स्टॉक्स इस टाइम पर इस स्टॉक को डबल से एवरेज कर लीजिए, क्योंकि 295 और 300 के टारगेट तो जरूर आएंगे। और ये स्टॉक देखिए, पहली बात है मोमेंट्री ट्रेड स्टॉक नहीं है, इसलिए पैनिक तो बिल्कुल नहीं होइए। टेंशन को दूर कर दीजिए, टेंशन दीजिए खरीद करके उनको दीजिए जिन्होंने भेल के बारे में बुरा सोचा हो। आपको कंफर्म देखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत राइट लेवल है। थोड़ा बहुत 2-4-5 रुपए का ऊपर नीचे चढ़ेगा, लेकिन वो पैनिक नहीं करेगा। तो करंट लेवल पर बाय करिए और ऐड करिए, एवरेज प्राइस सेटल करिए कहीं जाकर के कि 275 के आसपास बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत जल्द आ जाएगा। टारगेट, लंबे टारगेट की बात करें तो इस साल अंत तक, हम अभी चूंकि जनवरी में खड़े हैं, साल का टारगेट लेके चलें तो जी। 380 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है वो सफिशिएंट रिटर्न है फॉर करंट मार्केट प्राइस। तो आरती जी, थोड़ा पेशेंस और घबराहट की बात नहीं है मार्केट्स में। अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो आपको जो वोलेटाइल ट्रेंड्स है उनको भी झेलना पड़ता है। उतार चढ़ाव तो बाजार का एक हिस्सा है, उसे सब्र और पेशेंस के साथ डील करना चाहिए, टेंस होके बिल्कुल नहीं। अगला सवाल जो है वो विनीता गुप्ता का है। वो पूछती हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। एक है शॉर्ट टर्म टारगेट, वो आपसे चाहती हैं भारत फोर्ज एंड जमुना ऑटो, दोनों ही स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म व्यू आपका क्या है। देखिए, भारत फोर्ज की बात पहले करते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल जरूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है 1380 के आसपास तक का डिप देखने के बाद वापस से एक तेजी का ट्रेंड बदलेगा, और उन लेवल्स पर आप फिर से स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो एवरेज भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1380 का रख के उसी के आसपास 1400 के 1410 1420 इस लेवल पर बाय जरूर करिएगा। टारगेट की बात करें तो 1650 के टारगेट लॉन्ग टर्म पर, 1650 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे स्टॉक को यहाँ पर कंसिडर करें तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो वो अच्छे स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में चल रहा है, 145 का वेट करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है पूजा का है। पूजा पूछती हैं HEG के बारे में। HEG का बाई प्राइस है उनका 633, क्या करूं, एग्जिट या एवरेज करें। देखिए, इस समय HEG चल रहा है 546। मैक्सिमम यू कैन होल्ड टिल 520। अगर 520 का लेवल कट जाता है, टेक एग्जिट, क्योंकि ये स्टॉक अब वो चार्म नहीं रहा, वो मोमेंटम नहीं रहा जिस चीज के लिए जाना जाता था। तो मुझे लगता है 520 का एक स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करके रखिए। अगर कहीं से रिवर्स आ जाए, 570-80 के आसपास आ जाए, तो वापस से मैम को तंग करिए, फिर से पूछिए। अगर रहा टाइम तो वहां पर होल्ड करेंगे, नहीं तो एग्जिट करके दूसरा स्टॉक लेंगे। ओके। अगला जो क्वेश्चन है उसमें नाम नहीं लिखा उन्होंने। NBCC बाइंग प्राइस 107 है और टाटा पावर बाइंग प्राइस 405 है। लॉन्ग टर्म व्यू दोनों पे क्या है। बहुत अच्छा है। टाटा पावर की बात करें तो 440 तक के रेट वापस आपको रिवर्ट होते हुए दिखाई देंगे। 300
367 का जो भाव है या 360 के बीच में कहीं भी एवरेज करने से बिल्कुल मत घबराइएगा। कई बार ऐसा होता है पैनिक सेलिंग दिखाई देती है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना जिन स्टॉक्स का स्ट्रांग फंडामेंटल है, स्ट्रांग दम है। दूसरी तरफ दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं तो भी उसमें भी यहाँ पर करंट लेवल पर आपको बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। अभी मैंने बताया कि 95 मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है, एवरेज करना है तो मौका है। मोहम्मद जुनैद का सवाल है, वो पूछते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल GOLDIAM इंटरनेशनल पे अब क्या करना चाहिए? आई थिंक इट्स इनटू गोल्ड माइनिंग, आई एम राइट? जी बिल्कुल। देखिए इस समय GIL की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी यहाँ पर वेट एंड वॉच किया जा सकता है। 380 के आसपास के भाव आते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं या फिर एग्जिट होने के लिए। टिल द टाइम जस्ट वेट एंड वॉच। और ये कंपनी है जिसके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। सो माइनिंग तो नहीं करती, बट यस आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। तो सर ने आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि आपको इस पे क्या करना है। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है अविदेश ठाकुर का। IFCI, इंडसइंड बैंक एंड इरेडा फ्रेश एंट्री फॉर 1 to 3 months करनी चाहिए या नहीं, और टारगेट क्या हो सकता है? दो स्टॉक में अभी वेट एंड वॉच, और एंट्री करनी तो सिर्फ इरेडा में आप कर सकते हैं 135 या फिर 132 के स्टॉप लॉस से, इसी पे एवरेज करिए। बाकी दोनों को अभी वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर 1 more वीक, मे बी मंडे और ट्यूसडे जब हम लोग शो कर रहे होंगे तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। IFCI में 2 दिन में काफी अच्छा मोमेंटम रवि जी हमको देखने को मिला है। उस आज भी ये स्टॉक हरे निशान में था, आई डोंट नो अभी कहाँ पे, अभी भी हरे निशान में है, 2.25% का इजाफा है। इसमें क्या स्टोरी हो सकती है? देखिए मैम, जब बजट की सुगबुगाहट होती है तो ऐसे स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे SCI है, फैक्ट है, इस टाइप के जो भी स्टॉक्स है उनमें एक मोमेंटम दिखाई देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका बेस्ट प्राइस है जब आप बाय कर रहे हो तो 52 to 55 के बीच में बाय करें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होता है। हर समय स्टॉक बाय करने के लिए नहीं होता, हर समय स्टॉक सेल करने के लिए नहीं होता, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड निकालना पड़ता है, किस रिस्क पे आपको रिस्क है और किस रिवॉर्ड पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मुझे लगता है लेवल्स का वेट करें तो ज्यादा बेटर। लेकिन अगर किसी के पास बाइंग है तो यहां पर एग्जिट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टारगेट 62 तक के देखने को मिल सकते हैं। श्रवण सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं AIIL के बारे में, एंथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनके पास 630 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, 672 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। आज क्या करना चाहिए? आज ये स्टॉक 8% ऊपर है। देखिए कभी कभी मोमेंटम देखने को मिलता है। मैं आपकी जगह होता तो इस रैली का फायदा उठाता। थोड़ा हो सकता है रैली और बढ़ जाए, 680 685 तक जाए, बट इतना वेट करने की जरूरत नहीं, पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। अच्छा, वो उनका सवाल भी थोड़ा, आई थिंक मैंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं। वो बोलते हैं ब्रेकआउट आया है इसमें, अब इसको क्या 630 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी चाहिए या नहीं? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंट्री करनी चाहिए, लेकिन टारगेट भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वो जो टारगेट है वो 685 के आसपास आके थकता हुआ नजर आएगा। तो 630 अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो आपका 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना मैम, तो आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड अगर ऐसा उल्टा होता कि 40 रुपए मिलने के होते और 15 रुपए का स्टॉप लॉस होता तो मैं जरूर कहता बिल्कुल बाय करना चाहिए। क्योंकि एक ही बार इसमें एक अच्छा मोमेंटम आज ही देखने को मिल रहा है, 8.25% के इजाफा है, 671 के आसपास का स्तर है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है विजय जी का। वो पूछते हैं GMDC के बारे में। HEG के बारे में भी पूछा है लेकिन हमने वो डिस्कस कर लिया तो मैं उसे नहीं लूंगी। GMDC में अभी खरीदारी कर सकते हैं क्या? GMDC में कैन ही बाय राइट नाउ? देखिए 565 के आसपास ये स्टॉक चल रहा होगा, और GMDC में पीछे अगर देखें तो 2 वीक पहले एक बढ़िया मोमेंटम आया था, लेकिन कहीं ना कहीं से अब फिसलता हुआ नजर आ रहा है। वेट फॉर टिल द 550 to 530 लेवल्स। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर, सो जस्ट वेट सर, थोड़ा वेट कर लो, करेक्शन आ जाएगा, चढ़ लेंगे, क्योंकि अपसाइड टारगेट लिमिटेड है, वो है 580, उससे ऊपर भी दिखाई नहीं देगा।